नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। क्या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है तथा उसके मूल निकाले जाते हैं। वैसे हमने पहले चर्चा की है कि द्विघात समीकरणों को हल करके अगर हम उसके मूल निकालते हैं तो बेसिकली हम दो विधियाँ काम में लेते हैं। एक विधि होती है अपने अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। उसके अंदर से पहली विधि यानी अभाज्य गुणनखंड, उसकी चर्चा हम पहले चैप्टर नंबर 2 बहुपद के अंदर भी कर चुके हैं। आज हम उसको वापस से पढ़ेंगे तथा उसकी सहायता से द्विघात समीकरणों को हल करेंगे और उसके मूल निकालेंगे। तो इस क्लास के एंड तक आपको इसके साथ बने रहना है ताकि ये विधि आप अच्छे से समझें और उसकी सहायता से आप द्विघात समीकरणों को हल करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं और किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे और उसके मूल निकालेंगे। आज हमें पढ़ना है कि गुणनखंडों के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल निकाला जाता है। अब गुणनखंड विधि हम पहले से सीख चुके हैं, दूसरा चैप्टर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तब उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। अगर 3 पद है अपने पास तो किस प्रकार से उसके 4 पद बनाने हैं, फिर 2-2 का जोड़ा बनाना है, वहां से दोनों के अंदर से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेना है और वहां से उसके 2 मान प्राप्त होते हैं। वहां पर जो अपने चर राशि है उसके 2 मान प्राप्त होते हैं और वो 2 मान इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि अपने पास उस समय द्विघात बहुपद था। अभी भी 2 मान प्राप्त होंगे क्योंकि अपने पास द्विघात समीकरण है। जब बहुपदों को हल कर रहे थे तो भी हमने कहा था कि पहले उसको समीकरण में बदलते हैं, फिर उसके हल निकालते हैं और फिर वापस किसके अंदर चेंज कर देते हैं, बहुपद के अंदर। तो वहां पर भी हमने जो मान निकाले थे वो द्विघात समीकरण के ही थे, जो हल निकाले थे वो द्विघात समीकरण के ही हल थे। उसी को हमें वापस यहाँ पर पढ़ना है। देखना, जैसे अपने पास कोई द्विघात समीकरण लिखा होता है तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है, जो मानक रूप होता है वो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका है। देखना, जब हम इसके मूल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि आगे वाला पद है वो तो सेम रहता है, जो अचर पद है वो भी ऐसा ही रहता है। मतलब जो 2 घात वाला पद है उसको हमें छेड़ना नहीं है और जो अचर पद है उसके साथ भी छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो चेंज करने हैं वो x वाले पद के अंदर करने हैं, जो x वाला पद है उसके अंदर ही हमें परिवर्तन करना है और यहां से हमें 2 पद बनाने हैं। पहले अपने पास क्या था, bx था, तो यहां से हम 2 पद बनाएंगे। एक बनेगा b1x और एक बनेगा b2x और एक b2x। इसकी वैल्यू प्लस के अंदर भी आ सकती है, माइनस के अंदर भी आ सकती है, जैसी में सवाल के अंदर कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। देखना, यहां पर b1 और b2 b से बने हैं और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि अगर हम इन दोनों को वापस जोड़ दें, अगर हम यहां पर करते हैं कि b1x प्लस b2x तो अपने पास आ जाएगा वापस bx। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वापस अपने पास क्या आ जाता है, bx। और अगर इनका हम गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं b1x गुणा b2x, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, गुणा, तो ये अपने पास ax² और c के गुणा के बराबर आता है। मतलब आगे वाला और पीछे वाला दोनों पदों का गुणनफल b1x और b2x के गुणनफल के बराबर ही आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ax² गुणा c। मतलब इनका मल्टीप्लाई कराएं या फिर इनका मल्टीप्लाई कराएं, दोनों से वैल्यू बराबर आएगी। इन दोनों को ऐड करें या फिर ये वैल्यू लिखें, वो आपस में क्या होगी, बराबर। तो यहां से हम b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे और bx के 2 टुकड़े करेंगे b1x और b2x के रूप में। इसके सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल है अपने पास, एक एग्जाम्पल है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। जब हम बहुपद पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास बहुपद के शून्य निकल रहे थे, यहाँ पर हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो समीकरण के क्या निकलेंगे, मूल। मतलब बेसिकली वो x की वैल्यू ही है। जब हम बहुपद के लिए x की वैल्यू निकालते हैं तो वह उसको बोलते हैं शून्यक, और जब द्विघात समीकरण के लिए x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको कहा जाता है मूल। दोनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। लिखा हुआ है अपने पास जो द्विघात समीकरण है वो लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर
जीरो। अब बराबर में जीरो है तो समीकरण है, बराबर में जीरो नहीं तो बहुपद है। बहुपद है तो शून्य लिख लेंगे और द्विघात समीकरण है तो उसके मूल लिख लेंगे। फर्क केवल बराबर का ही है। बराबर जैसे ही आता है तो बहुपद किसमें बदल जाता है, समीकरण के अंदर। देखना, जब भी हम द्विघात समीकरण को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो हमको क्या करना है, जो बीच वाला पद है, जो x वाला पद है, उसके टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनका गुणा करें तो पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आए, और जोड़ने या घटाने पर वापस ये बीच वाला ही आना चाहिए। फिलहाल हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से अपने कोई लेना देना नहीं रखना है, केवल अपने पास केवल गुणांकों से ही मतलब रखना है। ये जो माइनस का चिन्ह है इससे अपने कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस के चिन्ह है इनसे भी अपने कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल जो फोकस रखना है वो केवल उनके गुणांकों पर रखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर अपने पास 5 आना चाहिए और गुणा करने पर पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो पहले और लास्ट वाली संख्या का अगर गुणा करें तो 2 और 3, मतलब बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 6 आता है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो होती है 2 और 3, इनका गुणा करते तो 6 आता है, और एक हम लिख सकते हैं 6 और 1। वैसे 3 और 2 लिखे, 2 या 3 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 या 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर संख्या तो 2 और 3 ही आ रही है। 1 गुणा 6 कहे या 6 गुणा 1 कहे, कॉम्बिनेशन के अंदर संख्या तो 1 और 6 ही आ रही है, तो अपने उन संख्याओं से मतलब है। तो यानी ये वो संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 6 आता है। इसके अंदर से हमें वो संख्या लिखनी है जिसको जोड़ने पर 5 आए या फिर घटाने पर 5 आए। अब देखना, अगर हम 2 और 3 को जोड़े तो अपने पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, और अगर हम 6 में से 1 को घटाए तो भी 5 आता है। मतलब अपने पास इन दोनों में से हम कोई भी संख्या चूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। अब घटाकर भी देखना है कि घटाने पर भी हो सकता है वैल्यू आ जाए। अब यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब यहाँ से अपने पास घटाने पर तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब 2 और 3 हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर 6 और 1 को देखते हैं, तो 6 और 1 को जोड़ा तो अपने पास 7 आए, जोड़ने पर तो अपने पास 5 आना चाहिए या फिर घटाने पर 5 आना चाहिए। 7 से अपने कोई लेना देना नहीं है, मतलब जोड़ने पर काम नहीं बना। लेकिन 6 के अंदर से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी काम में ले सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव करें, सवाल आपके सही हो जाएगा। यहाँ से हम चुनाव करते हैं 2 और 3 का, आप चाहे तो 6 और 1 का भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से चुना है 2 और 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 2x² ऐसे का ऐसे, माइनस का निशान था, हमने लिख दिया माइनस। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा 2 + 3, और पीछे क्या है, x है, और प्लस में 3 बराबर 0। हमने केवल 5 को लिखा है 2 + 3, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब देखना, ये अपने पास हो गया 2x², x का अंदर मल्टीप्लाई कराए, ये माइनस अपने पास कहाँ पर है, बाहर, x का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 2 और x का मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, फिर प्लस का निशान, 3 और x का मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, और प्लस में 3 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको अंदर लेके आते हैं। अब जैसे ही माइनस अंदर आएगा, अंदर वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर में 0। अब अपने पास 3 से कितने पद बन गए, 4। अब यहाँ से हम 2 पद ले सकते हैं और वहाँ से कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ से हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। देखना, दोनों के अंदर जो कॉमन आता है पहले वो कॉमन लिख देना है। देखना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों के अंदर 2 है मोर, तो यहाँ से हमने ले लिया 2। इधर भी x² है, मतलब x मौजूद है, यहाँ पर भी x है, दोनों के अंदर x मौजूद है, तो यहाँ से हम x भी कॉमन ले सकते हैं। 2 मौजूद था, 2 लिख लिया, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x² है, मतलब x तो है ही, तो यहाँ पर भी x हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब पीछे क्या बचा है इसके अंदर, यहाँ से 2 चला गया है, x² मतलब x गुणा x था, लिखा हुआ था 2x² माइनस 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x और माइनस में 2 × x। देखना, 2 कॉमन था, 2 लिख दिया, x इधर भी है, x इधर भी है, तो क्या लिख दिया x। अब पीछे क्या बचा है, यहाँ पर अपने पास बचा x, और इधर 2 भी चला गया, x भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचा मतलब कितना है, 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x फिर x - 1। यहाँ से कॉमन आया 2x, कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा यहाँ पर केवल x,
और माइनस 2x पूरा कॉमन चला गया है, पीछे केवल क्या बचेगा 1। तो इस आगे वाले से हमने 2x कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा अपने पास x माइनस 1। अब इसकी बारी, यहां पर देखना माइनस का निशान है तो क्या लगा देना है माइनस, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही हमने यहाँ पर माइनस लगाया तो जैसे ही यहाँ पर माइनस आता है तो पीछे वाले जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अगर यहाँ पर प्लस होता तब आगे वाले चिन्हों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बदल जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो 3 ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, केवल कॉमन कितना आएगा माइनस और फिर 3। अब देखते हैं पीछे क्या बचा है अपने पास, यहाँ से 3 चला गया है, पीछे केवल क्या बचा x। हमने कहा था माइनस आगे लिखा है यानी अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। ये प्लस का निशान है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 3 यहाँ से कॉमन चला गया है मतलब ये 3 यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, यहाँ पर पीछे केवल कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे तो हो गया माइनस का 1 बराबर में 0। देखना ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो इक्वल आ रही है मतलब गुणनखंड सही किए हैं, और वैल्यू अगर अलग आ रही है तो मतलब गुणनखंड गलत किए हैं। वैल्यू बराबर है मतलब गुणनखंड सही किए हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक तो ये ब्रैकेट वाला मान लिखते हैं और एक ये बाहर वाला मान लिखते हैं। नॉर्मली बोला तो ऐसा ही जाता है कि एक ब्रैकेट वाला मान लिखना है और एक बाहर वाला मान लिखना है, लेकिन होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वापस कॉमन ले रहे हैं, इधर भी x माइनस 1 है इधर भी x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा 2x माइनस 3। और डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है और एक बाहर वाली वैल्यू लिख देनी और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अगर मैं x माइनस 1 को इधर ही रखता हूं और इसको बराबर के इधर भेजते हैं, मतलब ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, और 0 में भाग जाएगा तो इधर फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 और इधर केवल क्या बचेगा x माइनस 1। दूसरा काम ये करते हैं कि हम इसको इधर ही रखते हैं और x माइनस 1 को इधर बराबर में भेज देते हैं, तो ये x माइनस 1 का भाग चला जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी केवल क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यानी एक बार हम इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं और एक बार इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2x, माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3, 2 इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, x बराबर आ जाएगा 3/2। यानी x की अपने पास दो वैल्यू आई है, एक तो आया है x बराबर 1 और एक आया है x बराबर 3/2। यही अपने द्विघात समीकरण के मूल है कि x बराबर 1 और x बराबर 3/2। अब क्या होता है कि ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0। मतलब जो काम शून्यक बहुपद के अंदर करते हैं वो का वो काम मूल समीकरण के अंदर करते हैं। शून्य क्या होते हैं कि x की वैल्यू है बहुपद में रखते ही बहुपद 0 हो जाता है, वैसे ही मूल क्या होते हैं कि जो वैल्यू है x की वो समीकरण के अंदर रखते हैं तो समीकरण पूरा क्या हो जाता है 0। तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x बराबर 3/2 रखेंगे तो भी ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना अपने पास अब की बार लिखा हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। देखना हमें बीच वाले पद को तोड़ना है और उसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़े तो वापस या जोड़े या घटाए तो वापस यही का ये आ जाए, और गुणा करें तो पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर आए। फिलहाल हमें चिन्हों से कोई लेना देना नहीं रखना, अपने चिन्हों से कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल गुणांक लेने हैं। देखना गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 और 2 के गुणा के बराबर, मतलब
बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 12 आ जाए। गुणा करने पर कितना आ जाए? 12। और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? माइनस का 1 है। हमें केवल संख्या से काम है। संख्या कितनी है? 1 है। मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12। तो हम वो संख्या लिखते हैं जिसका गुणा करने पर 12 आता है। 12 क्यों लिया? क्योंकि पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर ही आता है। तो कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 12 आता है? एक तो होता है 1 और 12, फिर 2 और 6, फिर 3 और 4, और लिख सकते हैं 6 और 2। 6 और 2, 2 और 6 लिख दिया है, तो बेवजह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही अपना काम हो जाएगा। 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। देखना, 1 और 12 गुणा करते 12 होता है, 2 और 6 गुणा करते 12 होता है, 3 और 4 गुणा करते हैं तो 12 होता है। मतलब ये वो संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 12 आएगा। अब जोड़ने और घटाने पर साथ में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। माइनस है, फिलहाल अपने कोई मतलब नहीं है चिन्ह से, अपने केवल गुणांक लेना है। गुणांक कितना है x का? 1। मतलब जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो देखना, 12 और 1 को जोड़ा तो कितना आया? 13। जोड़ने पर काम नहीं आया। 12 में से 1 घटाया तो 11। हमें 1 चाहिए, मतलब ये वाला यहाँ से अपने हो गया रिजेक्ट। अगला है 2 और 6। जोड़ेंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब ये भी अपने यहाँ से रिजेक्ट। अगला है 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। जोड़ने पर काम नहीं बना। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमें 1 ही चाहिए था। मतलब यहाँ से जो वैल्यू अपने काम आएगी वो आएगी 3 और 4। कि 4 में से 3 घटाते अपने पास कितना आ जाता है? 1 आता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 6x²। माइनस का निशान है तो क्या लिख देना है? माइनस। अब ये x है, x के आगे गुणांक क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अब 1 कैसे आता है? 1 आता है अपने 4 में से 3 घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, और पीछे क्या लिख दिया? x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू है अपने 4 माइनस 3। यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, x का अंदर मल्टीप्लाई कराए तो ये होगा 4x, माइनस का निशान तो माइनस, और ये हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब माइनस के चिन्हों को अगर अंदर लेके आए, जैसे ही माइनस अंदर आएगा, अंदर वाले चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो अपने क्या हो जाएगा? 6x², ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 4x पहले प्लस का था, अब किसका कहलाएगा? माइनस का। 3x माइनस का था, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, हो गया प्लस, और ये माइनस का 2। देखना, ये माइनस पहले से है, इसका कोई लेना देना नहीं है। माइनस से केवल ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो चेंज होगी, इसके अंदर वाले जो चिन्ह है वो बदलेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका चिन्ह माइनस था पहले भी, अभी भी माइनस ही रहेगा। अब क्या करना है? 4 पद बन गए तो 2 2 का जोड़ा बना लेना है, और जो कॉमन आता है वो कॉमन लिख लेना है। देखना, ये लिखा हुआ है 6x², और ये लिखा हुआ है 4। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और x इंटू एक्स। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x। जो कॉमन आता है वो कॉमन लिख लेना है। एक तो कॉमन आ रहा है अपने पास 2, तो लिख लिया 2। अब इधर 3 है, यहाँ पर 3 मौजूद नहीं है। इधर 2 है, ऊपर 2 मौजूद नहीं है। दोनों में x मौजूद है, मतलब यहाँ पर और कॉमन क्या आ सकता है? x। पीछे और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जो बचा है वो लिख देना है। आगे वाला पद है 6x², तो उसके अंदर क्या बचा है? एक तो 3 बचा है और एक बचा है x, तो लिखा 3 और x। माइनस का निशान बीच में है तो लगा दिया। अब 4x वाले के अंदर क्या बचा है? 2 चला गया, x चला गया, केवल कितना बचा? 2, तो लिख दिया 2। फिर देखना, अब की बार प्लस का निशान है, मतलब पीछे वाले चिन्ह अब की बार नहीं बदलेंगे। अगर माइनस का निशान होता तो अंदर वाले चिन्ह है वो बदल जाते हैं, लेकिन प्लस का निशान है तो आगे वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखना, इधर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। इधर x है, यहाँ पर भी x नहीं है। यहाँ पर 2 है, आगे कहीं पर 2 मौजूद नहीं है। मतलब इन दोनों पदों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम कॉमन कितना मानते हैं? 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो पीछे वाला ऐसे का ऐसे उतार देना है। 3x माइनस 2।
बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देखी तो दोनों के अंदर समान आ रही है, तो एक ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देते हैं और एक बाहर वाला, मतलब दोनों के अंदर 3x माइनस 2 कॉमन है तो लिख लिया। पीछे क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर में 0। इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x बराबर -1/2। तो यहाँ पर अपने पास x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, मतलब ये x के जो 2 मान हैं वो क्या है अपने पास द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। तो एक मूल तो आया अपने पास 2/3 और दूसरा मूल आया -1/2। अगर ये मान हम इस द्विघात समीकरण के अंदर रखते हैं तो इस द्विघात समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है अपने पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही अंडर वाली वैल्यू देखते हैं थोड़ा बहुत डर तो लग जाता है, लेकिन ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे अंडर वाली वैल्यू आए वो इतनी खतरनाक वैल्यू नहीं होती है। अंडर होता है वो भी क्या होता है सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे अंडर वाला मान आता है तो उसको देखकर घबराना नहीं है। अगर हम उसको हल करेंगे तो आसानी से वो हल हो जाएगा। देखना लिखा हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। हमें केवल अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से हल की जाती है, उसके द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं वो पता होना चाहिए। फिर चाहे अंडूड आए, दशमलव आए या अंश या हर आए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। देखना हमें बीच वाले पद को तोड़ना है। अब बीच वाले पद को तोड़ते हैं तो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आ जाए। देखना पहले और लास्ट वाली संख्या का अगर हम गुणा करें तो कितना आता है 6 आता है। पहले और लास्ट वाली संख्या का अगर हम गुणा करें तो अपने पास कितना आता है 6। मतलब गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना आना चाहिए 2√6। चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। हमें जोड़ने पर कितना लाना है 2√6 या फिर घटाने पर 2√6 लाना है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 3 दूनी 6। मतलब कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 6 आता है। तो एक तो होती है अपने पास 1 और 6, एक होता है 2 और 3। नॉर्मली तो हम यही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो इनका गुणा करने पर भी 6, इनका गुणा करने पर भी 6। अब जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। इनको जोड़ते तो 7 आता है, घटाते तो 5 आता है, मतलब ये वैल्यू अपने काम की नहीं है। इनको जोड़ते हैं तो 5 आता है और 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं है। यहाँ से तो अपने भाई थोड़ी सी विकट समस्या है। थोड़ी समस्या तो उत्पन्न हुई, विकट नहीं है लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल भी समस्या है। अब यहाँ पर ऐसे घबराना नहीं है कि अब कोई वैल्यू नहीं आ रही तो क्या करें, और नॉर्मली ऐसी स्थिति में क्या करते हैं सवाल छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है और सोचना है कि और तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 6 आता है। तो थोड़ा बहुत जब हम ध्यान लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तब जाके हमारा थोड़ा बहुत दिमाग में यह आता है कि अगर अंडूड के अंदर कोई संख्या है और दोनों संख्या एक जैसी है तो अगर उनका गुणा कर दे तो क्या होता है ऊपर से अंडूड हट जाता है और केवल संख्या बचती है। जैसे अंडूड 2 और अंडूड 2 का गुणा किया तो अपने पास कितना आया 2। वैसे अंडूड 3 और अंडूड 3 का गुणा किया तो 3। अंडूड 5 और अंडूड 5 का गुणा किया तो अंडूड 5। वैसे ही अंडूड 6 और अंडूड 6 का गुणा किया तो 6 आएगा। जब दोनों अंडूड के अंदर संख्या समान है और उसका गुणा करते हैं तो ऊपर से अंडूड हट जाता है और केवल क्या बचती है संख्या बचती है। मतलब यहाँ पर इसके साथ में हम एक और संख्या लिख सकते हैं अंडूड 6, अंडूड 6। इनका गुणा करने पर भी अपने पास केवल कितना आएगा 6। अंडूड के अंदर कोई 2 मान एक समान हैं, उनका गुणा करते हैं तो अंडूड हट जाता है और केवल संख्या बचती है। तो यहाँ पर हम अंडूड 6 और अंडूड 6 भी ले सकते हैं। इसका भी गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। और अगर इनको जोड़े अंडूड 6 जोड़े तो होगा अपने पास 2 अंडूड 6।
जितनी बार जोड़ोगे उतना ही संख्या आगे लग जाएगी कि 6 अंडूड वाला है और दूसरा 6 भी अंडूड वाला है, दोनों को जोड़ा तो 2 अंडूड 6 वाले हो जाएंगे। तो अंडूड 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 अंडूड 6। मतलब अपने पास यहाँ पर जो मान मिलेंगे दो वो होंगे अंडूड 6 और अंडूड 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x², माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना है, और 2 अंडूड 6 के लिए हमने संख्या क्या चुनी है, अंडूड 6 अंडूड 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडूड 6 जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए बीच में प्लस का निशान, अंडूड 6 और पीछे x + 2 = 0। ये हो जाएगा अपने पास 3x² माइनस x को अंदर लेके जाए तो ये होगा अपने पास अंडूड 6x प्लस अंडूड 6 और प्लस में 2 बराबर में 0। अब माइनस के निशान को हम क्या करते हैं, अंदर की ओर लेके आते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 3x² माइनस अंडूड 6x माइनस अंडूड 6x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कॉम्बिनेशन में संख्या चाहिए थी, वो संख्या हमें मिल गई है। देखना, अब यहाँ से हम 2 का जोड़ा बना सकते हैं, यहाँ से अब 2 के क्या बना सकते हैं, जोड़े। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लेना है। देखना, यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, 3x² और नीचे लिखा हुआ है अंडूड का 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x × x, और ये है अपने पास अंडूड का 6x। देखना, अंडूड के अंदर कोई वैल्यू होती है तो जो मान होता है उसको गुणा के रूप में लिखते हैं, लेकिन ऊपर केवल क्या लगा देते हैं, अंडूड। अगर ये नॉर्मली 6 होता तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × 3, तो बस वैसे ही लिखना है। ऊपर अंडूड है तो ऊपर इसके भी क्या लगा देना है, अंडूड, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर अंडूड 6 था, इसको लिखा अंडूड 2 गुणा अंडूड का 3। अंडूड वाली वैल्यू है तो केवल ऊपर अंडूड लिखना है, बाकी कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और पीछे गुणा में क्या है, x, तो अंडूड 6x को हमने क्या लिखा, अंडूड 2 × अंडूड 3 × x। यहाँ पर हमने लिखा है 3 × x × x। अब देखना, हमने कहा था कोई भी अंडूड वाले 2 मान हैं, एक समान है, उसका गुणा करते तो ऊपर से अंडूड हट जाता है, केवल संख्या बचती है। मतलब ये अंडूड 3 आएगा कैसे, अंडूड 3 और अंडूड 3 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि 2 अंडूड वाले समान है, उसका आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर से अंडूड हट जाएगा, केवल क्या बचेगी, संख्या। मतलब यहाँ पर जो अपने पास 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडूड 3 × अंडूड 3, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखा अंडूड 3 × अंडूड 3, क्योंकि वापस इसका गुणा होगा तो 3 ही आएगा, और x और x का गुणा होगा तो x² आएगा। देखना, यहाँ से कॉमन क्या आएगा अपने पास, अंडूड 3 इधर भी है, अंडूड 3 इधर भी है, तो अंडूड 3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। x इधर है, x इधर भी है, तो साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अब पीछे क्या बचा है, 3x² वाले के अंदर बचा है एक तो अंडूड का 3 और एक बचा है x, अंडूड 3 और x, माइनस का निशान है तो माइनस। और अंडूड 6x के अंदर क्या बचा है, अंडूड 3 और x तो कॉमन चला गया, अपने पास केवल क्या बचा है, अंडूड 2, लिख दिया। अब माइनस का निशान है तो क्या लगाना है, माइनस, लेकिन जैसे ही माइनस लिखेंगे आगे वाले जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब देखना, लिखा हुआ है अंडूड का 6x और 2, ये तो लिखा हुआ ही है अपने पास, और एक लिखा हुआ है 2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडूड 2 × अंडूड 2। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला हमने हल कर दिया है। अब इसके अंदर देखना है कि अंडूड 6x और 2, इसके अंदर क्या कॉमन आता है, इसके अंदर क्या है, अंडूड 2 ऊपर मौजूद है, अंडूड 2 इधर मौजूद है, अंडूड 2 इधर मौजूद है। मतलब इन दोनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, अंडूड का 2। तो पीछे क्या बचा, अंडूड 2 यहाँ से चला गया, यहाँ बचा केवल अंडूड का 3 और x, तो लिखा अंडूड का 3 और x। देखना, माइनस के कारण जो पीछे वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो ये प्लस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर। यहाँ से अंडूड 2 चला गया है, केवल क्या बचेगा, अंडूड का 2 और बराबर में 0। देखना, जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो दोनों के अंदर क्या है, इक्वल है,
इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किए हैं वो गुणनखंड कैसे हैं, सही है। तो जब इसको आगे की ओर हल करेंगे तो एक पद तो वो लिखना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और एक पद वो लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर है। मतलब दोनों के अंदर से हमें जो ब्रैकेट वाला पद है वो क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहां से अगर हम कॉमन लेने जाए तो वो अपने पास क्या बचेगा, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट का 2। ये दोनों के अंदर मौजूद था तो हमने ले लिया कॉमन के रूप में। पीछे क्या बचा अपने पास, पीछे बचा है अंडरूट 3x और माइनस का अंडरूट 2 बराबर 0। जब ध्यान से देखते तो पता चलता है कि जो दोनों पद हैं वो बराबर हैं। मतलब यहाँ पर अपने जो मूल निकलेंगे वो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला और ये वाला दोनों मान बराबर हैं, तो इसको भी हल करेंगे तो वही वैल्यू निकलेगी और इसको भी हल करेंगे तो वही वैल्यू निकलने वाली है। हो जाएगा अपने पास अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 2 बराबर 0। एक बार वापस लिखना है, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 2 बराबर 0। अब माइनस का अंडरूट 2 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो होगा अंडरूट 3x बराबर अंडरूट का 2। x बराबर कितना हो जाएगा, अंडरूट 2 बटे अंडरूट 3। इधर भी क्या लिख सकते हैं, अंडरूट का 3x, माइनस वाली वैल्यू तो इधर जाते ही प्लस की, तो x बराबर क्या आएगा, अंडरूट 2 बटे अंडरूट 3। इसको साथ मिलाकर क्या लिख सकते हैं, पूरा अंडरूट साथ में और हो जाएगा 2 बटे 3, और उधर भी पूरे के ऊपर अंडरूट और आ जाएगा 2 बटे 3। तो यहाँ पर भी अपने पास x की 2 वैल्यू मिली क्योंकि ये अपने पास द्विघात समीकरण था। ये दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। देखना दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल क्या है, समान। जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था जब मूल बराबर होते हैं तो उसका जो विकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तभी हम कहते हैं कि जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। यहाँ पर दोनों मूल बराबर आ रहे हैं, यानी इसका विकर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आएगा, 0। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। लिखा हुआ अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाई ज्ञात कीजिए। और 4.1 जब हम अनुच्छेद देखते हैं तो वहां पर अपने पास सवाल मिलता है कि धर्मार्थ ट्रस्ट 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। कि कोई ट्रस्ट है जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 300 वर्ग मीटर, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। मतलब पहले चौड़ाई पता होगी तभी तो उसकी लंबाई बताओगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में संबंध यही दिया हुआ है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। मतलब पहले चौड़ाई कुछ माननी पड़ेगी, फिर उसका दुगना करना पड़ेगा, फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके अपने पास क्या आएगी, लंबाई। अब ये प्रार्थना कक्ष, ये प्रार्थना कक्ष, इसका देखना जो आकार है वो ध्यान रखना, ये है अपने पास आयताकार। कैसा है, आयताकार। जब हम अनुच्छेद 4.1 को देखते हैं तो हमें इसका जो आकार है वो कैसा मिलता है, आयताकार। अब सवाल के अंदर जो अनुच्छेद 4.1 है उसको उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सवाल के अंदर लिखा आएगा कि जो ट्रस्ट जो प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है वो आयताकार है। अब लंबाई और चौड़ाई के अंदर संबंध दिया गया है तो यहाँ से हम चौड़ाई लिखते हैं कि माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, तो वो हमने मान ली x, कि प्रार्थना कक्ष है उसकी चौड़ाई कितनी मानी है हमने, x। ये तो अपने पास चौड़ाई आ गई। अब लंबाई के बारे में कहा गया है कि चौड़ाई का दुगना करो और 1 ऐड कर दो, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, अब लंबाई के बारे में कहा गया है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक, तो चौड़ाई का दुगना मतलब x का डबल 2x, और उससे 1 अधिक मतलब 2x + 1। पीछे आप चाहें तो मीटर भी लगा सकते हैं, मीटर में ही है। तो ये आ गई अपने पास चौड़ाई, ये आ गई लंबाई। अब जो आकार है वो आयताकार है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर। तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं आयताकार।
आयताकार प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल वो कितना है? 300 मीटर स्क्वायर, 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब आयताकार प्रार्थना कक्ष है मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है वो तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल क्या है या आयत का क्षेत्रफल करे, बात तो एक ही है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आना चाहिए? 300। लंबाई कितनी है अपने पास? 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है? x। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 300। मल्टीप्लाई कराए तो ये हो जाएगा अपने पास 2x² + x बराबर 300। बराबर का 300 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 2x² + x - 300 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना पड़ेगा और इसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसी से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x² + x - 300 बराबर 0। अब इसको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है तो हमें बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा और इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस एक आ जाए, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है कि जोड़ने या घटाने पर तो एक आना चाहिए और गुणा करने पर 2 × 300 मतलब 600 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 600। तो ऐसी हमें संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 600 आए। अब संख्या ऐसी लेनी है कि जो पास पास होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? पास पास, ताकि उसको जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना आ जाए? एक आ जाए। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर एक कब आएगा? जोड़ने पर अपने पास एक कब आएगा? जब संख्या है वो बटा में लिखोगे तभी तो एक आएगा। मतलब जोड़ने से अपने को लेना देना ही नहीं रखना है, हमें घटाने वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है। और आगे प्लस का निशान है तो चिन्ह की भी अपने कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी संख्या लिखो जिसको घटाने पर एक आ जाए और गुणा करने पर 600 आ जाए। तो वो संख्या हम लिखे जैसे 10 और 60 600, लेकिन जोड़ने घटाने पर यहाँ पर अपने पास कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 20 और 30 लेते हैं तो भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि गुणा करने पर तो 600 आएगा, लेकिन 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 और 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10। हमें एक चाहिए, मतलब संख्या है वो बिल्कुल पास होनी चाहिए। अगर हम कहें कि 25 और 24 तो 25 और 24 का गुणा करते हैं तो अपने पास 600 आता है और 25 में से 24 घटाते हैं तो अपने पास कितना आता है? 1। मतलब यहाँ से हम जो संख्याएं काम में ले सकते हैं वो ले सकते हैं 25 और 24, क्योंकि 25 में से 24 घटाते हैं तो 1 आता है और 25 और 24 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 600। आप चाहे तो अलग अलग संख्या लेकर भी ट्राई कीजिए, आपको लास्ट में जाकर जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 25 और 24। चाहे आप कितने भी कॉम्बिनेशन बनाएं 600 लाने के लिए, तो लास्ट में आपके पास जो कॉम्बिनेशन सही साबित होगा वो आएगा 25 और 24। तो हम ये 25 और 24 ही काम में लेते हैं, हो जाएगा 2x² + 25 - 24 ये x - 300 बराबर में 0। ये हो गया अपने पास 2x² + x को अंदर लेके जाए, आगे प्लस का निशान है मतलब चिन्ह से अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अंदर लेके जाएंगे तो कितना होगा? 25x, फिर माइनस का निशान तो माइनस और ये 24x - 300 बराबर में 0। 2 2 के बना लेते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 के गुणा वाली कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर 25 है मतलब 5 वाली संख्या है, इधर 5 वाली कोई संख्या मौजूद नहीं है। इधर x² है, इधर भी x है, मतलब x तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा? यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 25 माइनस, अब इधर 24 है। अब 300 के अंदर भी तो 24 होता है, क्योंकि 300 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर 24 के गुणा के रूप में लिखना है, अगर हम 24 के गुणा वाली कोई संख्या लिखते हैं तो 300 को क्या लिख सकते हैं? -24x और -300, यहाँ पर देखते कॉमन क्या आता है। माइनस का निशान लिख दिया, 24x है अपने पास, 24
तो क्या लिख सकते हैं, 24 के अगर हम टुकड़े करने जाएं तो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और गुणा में। वैसे ही 300 के अगर हम टुकड़े करें तो जैसे ही 2 का भाग देंगे 150 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 75 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 25 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे 5 आएगा। अब देखना इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आता है वो लिखना है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और तो कोई 2 कॉमन नहीं आ रहा है और साथ में क्या कॉमन है, 3। तो 2, 2 और 3 ये दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन। मतलब 2 दूनी 4 और 3 12, मतलब यहाँ से कॉमन अपने पास कितना आएगा, 12। अब 24 के साथ में x है लेकिन 300 के साथ में x वाला पद नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से केवल कॉमन कितना आएगा, 12, कॉमन ले लिया। पीछे कितना बचा, अब 24 के अंदर से 2 गया है तो पीछे कितना बचा है, 2 और x, तो लिखा 2 और x। अब माइनस के कारण अंदर वाले चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं तो ये अपने पास किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा। अब देखना 300 के अंदर कितना बचा, 2 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, केवल 5 और 5 बचा, 5 गुणा 5 25 और बराबर में 0। देखना ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब गुणनखंड है वो सही हुए हैं। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देते हैं, 2x प्लस 25 और एक हो जाएगी x माइनस 12 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखें तो 2x प्लस 25 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। ये प्लस का 25 है, इधर आएगा तो माइनस का, x बराबर कितना आएगा, माइनस का 25/2 और यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12। लिख सकते हैं x बराबर 12। देखना x के अपने पास 2 मान आए हैं, एक आया है माइनस का 25/2 और एक आया है x बराबर 12। अब देखना x हमने किसको माना था, x हमने चौड़ाई मानी थी। अब कोई भी आकृति होती है उसकी अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। चौड़ाई क्या है, एक प्रकार से लंबाई तो है, तो मतलब कोई भी वस्तु है उसकी चौड़ाई कहे या लंबाई कहे वो कभी ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा कैसी आनी चाहिए, धनात्मक आनी चाहिए, क्योंकि वो दूरी होती है। नॉर्मली जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, तो जो दूरी होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं आती है, तो चौड़ाई भी अपने पास कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगी। तो x बराबर -25/2 नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, x बराबर 12, x बराबर -25/2 चौड़ाई नहीं हो सकती, चौड़ाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो चौड़ाई होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः जो चौड़ाई है यानी जो x वाली वैल्यू है वो कितनी ली जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 मीटर। तथा जो लंबाई है, लंबाई कैसे निकाली थी, चौड़ाई का दुगुना करके एक जोड़ा था, तो हो जाएगा 2 × 12 + 1 तो 24 + 1 तो हो जाएगा 25 मीटर। तो यानी अपने पास प्रार्थना जो कक्ष था उसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई है। लंबाई का जो मान है वो अपने पास आया है 25 मीटर तथा जो चौड़ाई का मान है वो अपने पास आया है 12 मीटर। अब देखना 25 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 300 ही आता है। और ऐसे अपने को सवाल में दिया हुआ भी था कि जो प्रार्थना कक्ष है उसका जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है, तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 300 ही आता है। तो ये अपने पास जो भी अपने पास प्रश्नावली 4.2 से संबंधित एग्जाम्पल थे अभाज्य गुणनखंड विधि से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम्पल हमने कर दिए हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, टेक केयर।